नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 18 सितंबर को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अ पुश फॉर रिफॉर्म और इसमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार की आवश्यकता है ताकि वो आज के समय की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को प्रतिबिंबित कर सके और प्रासंगिक बना रह सके। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये जुड़ता है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है और यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ 1945 में, जबकि 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर को साइन किया और वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसमें जो लेटेस्ट मेंबर है यानी कि 193rd मेंबर, वो है साउथ सूडान, जिसने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है 2011 में। और अगर यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स को देखा जाए तो मेन 6 ऑर्गन्स हैं जो कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस के साथ ही जिनका फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें पहले नंबर पे है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथे नंबर पे ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि 1994 में अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। 5वें नंबर पे आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि द हेग नेदरलैंड्स में सिचुएटेड है। और 6वें नंबर पे आती है यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटेरिएट, जिसको हेड करते हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल, जो कि वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पोर्तुगल से आते हैं। और अगर यूनाइटेड नेशंस की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रमुख है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इंटरनेशनल लॉ को बरकरार रखना, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करना, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो ये तो हुआ यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब आइए देखते हैं क्यों यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशंस और इसकी एजेंसीज हैं, ये कई सारे संकट झेल रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ग्रेट पावर राइवलरी और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस और इसकी सारी एजेंसीज फेस कर रही हैं, और इसकी वजह से इनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। दूसरा एक मुद्दा है कि जो मल्टीलेटरलिज्म बढ़ा है काफ़ी व्यापक रूप से, उसके द्वारा जो ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि G7 हो गई, G20 हो गई, ये ज़्यादा लाइमलाइट में आए हैं, ये ज़्यादा फोकस में आए हैं, और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इन्हीं ग्रुपिंग्स के द्वारा डील किए जा रहे हैं, जहाँ की यूनाइटेड नेशंस को एक इफेक्टिव रोल आइडियली प्ले करना चाहिए था। तीसरा, जो गरीब और छोटे देश हैं वो काफ़ी मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां की 193 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और जो बराबरी के सिद्धांत पे काम करता है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा इसको देखा जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, और इसकी वजह से उनके पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाकी देशों की तुलना में। अब आइए देखते हैं कि क्यों यूएन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ 1945 में, और इसको फॉर्म किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उस समय की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के मद्देनज़र, जो कि अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो इस वजह से भी यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम और इसके एजेंसीज़ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दूसरा, जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस की, वो 193 तक पहुंच गई है, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन सिर्फ एक ही बार हुआ है 1963 में,
जबकि 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ाए गए थे इसमें। वर्तमान में इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 2 साल के कार्यावधि के लिए चुने जाते हैं। तीसरा, इनइक्विटेबल इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो समानता होनी चाहिए जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, वो नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जहाँ की यूरोप को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, एशिया अंडर रिप्रेजेंटेड है, जबकि अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स को देखा जाए तो इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में। और इस वजह से जो लेजिटिमेसी है और क्रेडिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस की और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको धक्का लगता है। और कई सारे इमर्जिंग इश्यूज भी हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और अब जो कोरोना पैंडेमिक है। और इन सारे मुद्दों से निपटने के लिए कंसेंसस बिल्डिंग की ज़रूरत है, यानी कि सारे देश जो विश्व के हैं उन्हें साथ में लाने की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जबकि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाए जाएं और इसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक बनाया जाए। 5 मुद्दों को यूएन जनरल असेंबली ने भी आइडेंटिफाई किया है, जिसके ऊपर यूएनएससी रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। पहला है कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, यानी कि परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। दूसरा है वीटो पावर। इसको लेकर कुछ देशों का मत है कि इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। कुछ देशों का मानना है कि नए अगर परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं तो उन्हें ये वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। तो वीटो पावर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। तीसरा है रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है परमानेंट मेंबरशिप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये भी चिंताजनक है। और चौथा मुद्दा जो यूएन जनरल असेंबली ने उठाया है वो ये है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके वर्किंग मेथड्स के ऊपर। पांचवा है यूएनएससी और यूएन जनरल असेंबली के बीच में जो वर्किंग रिलेशनशिप है उस पर किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में बताया गया है कि अब जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 75वां सत्र का आयोजन होना है तो उसमें ये बात सबसे महत्वपूर्ण रूप से उठाई जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों की अब आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष चुने गए हैं वोल्कान बोजकीर, जो कि तुर्की से आते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो 15 सदस्यीय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी संरचना को अधिक लोकतांत्रिक और प्रातिनिधिक होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक जब कहा जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि जो वीटो पावर है जो कि P5 मेंबर्स के पास है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसके उपयोग या दुरुपयोग के द्वारा जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो प्रभावित होता है। दूसरी तरफ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होना। तो यहाँ भी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं विश्व के या रीजन्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है परमानेंट मेंबर्स में, जहाँ की यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेड है, एशिया अंडर रिप्रेजेंटेड है, और जो बाकी के 2 कॉन्टिनेंट्स हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उनका रिप्रेजेंटेशन 0 है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि जो G4 समूह है जिसमें कि ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान आते हैं, इन्होंने काफ़ी लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार के लिए मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इनका विरोध भी हो रहा है कॉफ़ी क्लब के द्वारा। कॉफ़ी क्लब में इनके रीजनल राइवल्स सम्मिलित हैं और ये देश नहीं चाहते हैं कि G4 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स मिले। तो ब्राज़ील को अपोज कर रहा है इसमें अर्जेंटीना, जर्मनी के अपोजिशन में है इटली और स्पेन, भारत के अपोजिशन में है पाकिस्तान, और जापान का विरोध इसमें किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऐसे कई सारे देश हैं जो कॉफ़ी क्लब में सम्मिलित हैं और ये नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो और G4 मेंबर्स को उसमें शामिल किया जाए। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो शक्ति है, यानी कि वीटो पावर है, जो कि वर्तमान युग में उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। और ये 1945 के लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद
उस समय इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में ये यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इफेक्टिव फंक्शनिंग में एक बाधा के रूप में ही कार्य कर रही है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की आवश्यकता को बल तब मिला जबकि वर्ष 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इराक के विरुद्ध युद्ध की एक तरफा घोषणा की गई और कई सारे देशों ने इसका विरोध किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक सही प्लेटफॉर्म था जिसके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी अगर इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने के पर्याप्त सबूत मिलते। और इसी के चलते वर्ष 2008 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अपनी प्लेनरी मीटिंग में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के साथ साथ उपयुक्त प्रतिनिधित्व यानी कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन पर एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस फ्रेमवर्क के माध्यम से सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। और ये जो IGN है इसमें कई सारे देशों के समूह शामिल हैं जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन है, G4 है, कॉफी क्लब है, कैरिबियन कम्युनिटी है, L69 डेवलपिंग कंट्रीज का समूह भी शामिल है इसमें और अरब लीग भी शामिल है। तो इन सारे देश के समूह से ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस फ्रेमवर्क बना है। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि यद्यपि एक फ्रेमवर्क दस्तावेज के आधार पर IGN को अनुमति देने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2015 के एक संकल्प को अंगीकार किए जाने से इस दिशा में कुछ ऐसा लगा था कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स काफ़ी तेजी से हो सकेंगे, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा सुरक्षा परिषद में किसी भी गंभीर सुधार के विरोध के कारण जल्द ही ये उत्साह ठंडा पड़ गया और अभी तक इस पर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। और 2020 में G4 समूह ने भी अपना असंतोष प्रकट किया है IGN की प्रोसेस को लेकर और अब तो कोविड-19 महामारी के कारण ये प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि जून माह में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का निर्वाचन हुआ है और भारत का निर्वाचन हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप से और ये 8वीं बार है जबकि भारत इसके लिए निर्वाचित हुआ है और भारत को 184 वोट्स मिले आउट ऑफ 192 वोट्स। और भारत का जो 2 साल का टर्म होगा वो शुरू होगा जनवरी 1, 2021 से। और भारत लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की वकालत करता रहा है और भारत का ये मानना है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस का भी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर रियलिटीज़ के अनुसार है जो कि काफ़ी कुछ बदल चुकी है वर्तमान समय में। और भारत इसलिए भी अपनी दावेदारी को मजबूत समझता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में क्योंकि भारत ने आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की है। भारत यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशंस में एक इम्पॉर्टेंट सहयोगी रहा है और साथ ही साथ भारत की जनसंख्या और विश्व में एक बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचान भारत के दावे को मजबूत बनाती है। भारत ये भी मानता है कि वर्तमान में जो विश्व है उसके सामने कई गंभीर संकट हैं जिनको सुलझाने के लिए एक बहुपक्षीय ढांचा चाहिए जो कि एक रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस और रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही प्रोवाइड कर सकता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि जो रिफॉर्म प्रोसेस है इसको गति प्रोवाइड की जाए। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि विश्व के सामने अभी जो चुनौतियां हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है और अब ये जो कोरोना पैंडेमिक है तो ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत सारे विश्व के देश आते हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे देश एकजुट होकर प्रयास करें। और यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ की हर देश चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो एक छोटा देश हो उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स को गति दी जाए और इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ये वर्तमान में जो स्थिति है उसको बेटर रिफ्लेक्ट कर सकें और उस पर एक्ट भी कर सकें। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कितने इसके मेन ऑर्गन्स हैं। तो इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि 1945 में ही क्रिएट हुए थे।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कितने परमानेंट मेंबर हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वीटो पावर किन किन के पास है और G4 कंट्रीज कौन सी हैं, कॉफ़ी क्लब में कौन से देश आते हैं। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस फ्रेमवर्क के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना। क्योंकि भारत का अभी निर्वाचन हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, तो इससे भी जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत निर्वाचित हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप से, भारत को 184 वोट्स मिले और भारत को 2 साल के टर्म के लिए चुना गया है और ये 8वीं बार है जबकि भारत को इसके लिए चुना गया है। और अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या कारण है जो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक बनाते हैं यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को, और इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो परमानेंट मेंबरशिप का दावा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं और उसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हैं। तो इस पर भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।